नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम एक खास मुलाकात में एक ऐसे व्यक्ति से आपसे परिचय करवाएंगे जो अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और अभी मोदी सरकार ने एक 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भारत के सामने, भारत की जनता के सामने रखा है। इसके तकनीकी पक्ष क्या हैं, ये ज़मीन पर कैसे असर करेगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम, स्वागत है सर आपका इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद कुमार श्याम भाई। मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि ये जो मोदी सरकार ने, मोदी जी 8 बजे आकर जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपए, उसके बाद में निर्मला सीतारमण जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो आर्थिक पैकेज है ये तकनीकी रूप से कितना ठीक है? क्या सरकार कुछ चीज़ें छुपा रही है या कुछ चीज़ों को घालमेल करके जनता के सामने गुमराह करने की स्थिति में, क्योंकि कुछ आलोचक उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से लड़ रही है। हमारे देश में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और ये खतरा दो तरह का है। एक तो स्वास्थ्य के स्तर पर खतरा है और दूसरा जो खतरा है वो है अर्थव्यवस्था के स्तर पे। हमने देखा है कि लोगों की जान वायरस से तो जा ही रही है, लेकिन कई लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि उनका रोजगार, धंधा सब कुछ चौपट हो गया है। अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा है, इस कारण से लोगों की जान जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ज्यादातर देशों ने इस संकट से निपटने के लिए किसी तरह का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है। महत्वपूर्ण बात है, जो समझने वाली बात है। देखिए, सरकार के हाथ में देश की फिस्कल पॉलिसी होती है और आरबीआई जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑटोनोमस संस्था है जो देश की मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है। अब आरबीआई के कंट्रोल में मॉनिटरी पॉलिसी होता है और सरकार के कंट्रोल में फिस्कल पॉलिसी होता है। दुनिया के हर देश में कहीं पे भी जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे लिए सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेंट्रल बैंक और जो गवर्नमेंट है उसके बीच इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। कभी भी जब पैकेज की बात होती है, आप समझिए अब इस बात को ध्यान से, जब भी कोई सरकार कहती है कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष संकट की घड़ी में उबरने के लिए, उससे लड़ने के लिए, जब भी कोई सरकार दुनिया में कहीं पे भी ये कहती है कि हम लोगों के लिए किसी तरह का आर्थिक पैकेज लेकर आएंगे, तो दरअसल वो ये कहती है कि सरकार कितना खर्च करेगी। सेंट्रल बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई क्या क्या स्टेप्स उठा रही है अपने लेवल पे, आरबीआई के एक्शन को केंद्र सरकार पैकेज बना के प्रेजेंट नहीं कर सकती है। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये धोखा है एक तरह का। इसको समझिए ध्यान से। जैसे प्रधानमंत्री जी जब कल आए तो उन्होंने अपनी बात में जो कई पिलर्स बोले उसमें से एक कहा था कि लिक्विडिटी भी एक पिलर है। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाया जाता है। कई बार लिक्विडिटी इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि कैश का सर्कुलेशन हो सके, बिजनेस ज़्यादा आराम से हो सके और बैंकिंग फंक्शंस जो है वो ज़्यादा सुचारू ढंग से चल सके। लिक्विडिटी बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। ये बस शुरू का ये थोड़ा सा हिस्सा है जो टेक्निकल हो सकता है, ये आप सुन लीजिए, उसके बाद हम उसके असल एजेंडा और नैरेटिव वाले हिस्से पर आएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटर्स का, हम आप मिलके किसी बैंक में जितना पैसा इकट्ठा करते हैं, उस टोटल डिपॉजिट का एक छोटा प्रतिशत होता है जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है, मतलब रिजर्व के तौर पे रखना होता है। उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर कितना प्रतिशत हो यह आरबीआई तय करती है। जैसे 4% हो या 3.5% हो या 3.75%, यह आरबीआई का काम है डिसाइड करना कि सीआरआर कितना प्रतिशत होगा। और सीआरआर के हिसाब से आरबीआई क्या कर देती है कि लिक्विडिटी बढ़ा देती है। लिक्विडिटी मतलब पैसे, कितना पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है बैंकों के द्वारा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ने कहा कि हम सीआरआर को
आधा प्रतिशत कम कर रहे हैं। इसका मतलब किसी बैंक को, मान लीजिए कि कोई एचडीएफसी बैंक है, उस बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का अगर 4% हिस्सा रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास रखना था, तो अगर आरबीआई ने आधा परसेंट कम कर दिया, 3.5% कर दिया, तो फिर सिर्फ 3.5% रखना रहेगा और वो आधा परसेंट जो है वो एचडीएफसी को मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए, लोन देने के लिए। समझ गया? तो आरबीआई इस ढंग से, और भी कई मेजर्स हैं आरबीआई के पास जिससे आरबीआई लिक्विडिटी को घटा बढ़ा सकती है। आरबीआई अपने लेवल पे कई एक्शंस लेती है, कई मेजर्स लेती है, जो पिछले कुछ दिनों में भी आरबीआई ने लिए हैं। लगभग 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पिछले 2-2.5 महीनों में आरबीआई ने अलग अलग मौकों पे हमारी अर्थव्यवस्था में किया है। ये सब आरबीआई अपनी सोच समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उस वक्त की परिस्थिति, जो आर्थिक परिस्थिति होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन होता है, उसको देखते हुए आरबीआई ये फैसले लेती है। ये कोई सरकार आरबीआई के इन फैसलों को अपने पैकेज का हिस्सा बना के कैसे पेश कर सकती है? आप समझ रहे हैं? अगर आरबीआई ने इकोनॉमी में 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पैसा मिल गया। बैंकों को बिजनेस करने के लिए उनके पास जो रूम था वो बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, तो जरूरत की स्थिति में वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लोन दे दिया। तो उस लिक्विडिटी को भी प्रधानमंत्री एक इंपॉर्टेंट पिलर मानते हुए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के तौर पे उन्होंने उसको रखा है, उसको पैकेज का रूप बना दिया है, जो कि सिर्फ गलत ही नहीं है, अनैतिक भी है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के जो मेजर्स होते हैं, के जो स्टेप्स होते हैं, उसकी जो इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए जो 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 एक्शन वो सेंट्रल बैंक लेती है, उसको अपने आर्थिक पैकेज का हिस्सा बना के प्रेजेंट नहीं करती है। अगर अमेरिका इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करती है, मान लीजिए कोरोना की स्थिति में लड़ने के लिए, तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, लोगों के पास कितना पैसा जाएगा, उसको पैकेज कहते हैं। ये खेल जो है ना, ये स्विंडलिंग जो है एक तरह का, ये हो रहा है, और ये सरासर गलत ही नहीं, अनैतिक भी है। अब दूसरी बात, पैकेज देखिए, आज फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा। मतलब कि आप जो कुछ भी घोषणा कर रहे हैं, जो कुछ भी बातें बता रहे हैं, आप इधर उधर की बात छोड़िए, आप साफ साफ ये बताइए कि लोगों की जेब में कितना पैसा जाएगा। जो बेरोजगार हो गया उसको कितना बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है, जो मजदूर है उसको अपने खाने पीने, जीवन यापन के लिए कितना पैसा मिल सकता है, लोगों के हाथ में कितना पैसा जाएगा। ये सवाल, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं दिया सरकार ने। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आगे तो सवाल का जवाब देंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आर्थिक पैकेज है, आपने कहा कि आरबीआई अपने स्तर पर अलग कर रही है, उसको सरकार अपने आर्थिक पैकेज में नहीं गिन सकती। जो भी है, जो भी सरकार ने घोषणा की है, आपको क्या लगता है इसका ज़मीनी स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर इसका असर हो सकता है? जहां तक जमीन पर इसका फर्क की बात है, अब तक जो घोषणा हुई है, अगर उसी के आधार पर हम सोचे, तो वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि जो लिक्विडिटी बैंकों को दी गई है कर्ज देने के लिए, उसके तरफ खबर आ रही है कि लोन्स सैंक्शन तो हो रहे हैं लेकिन लोन्स डिसबर्स नहीं हो रहे हैं। मतलब कि आप पैसा देंगे किसको? सरकार कह रही है कि इस पैकेज के नाम पे हम कर्जा देंगे। कर्जा लेने वाला तो कोई है नहीं, कर्जा लेके कोई करेगा क्या? क्या बनाएगा? जो वो बनाएगा वो खरीदने वाला तो कोई है नहीं। लोगों के हाथ में इस वक्त पैसा होना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो अर्थव्यवस्था खुद ब खुद सुदृढ़ हो जाएगी, रिवाइव करने लग जाएगी। लेकिन लोगों के हाथ में पैसा देने की बजाय अगर कर्जा देने का स्पेस देने लग जाए हम लोग, तो कुछ होगा नहीं। जमीन पर तो इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। और अब तक, कम से कम अब तक है, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किसी के जेब में कुछ नहीं जाएगा। कोई बेरोजगार हो, जिसका अभी हमने सीएमआई का आंकड़ा देखा कि 14 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए जब से लॉकडाउन लगा है, तब से लेके आज तक। उसको किसी तरह की राहत नहीं, किसानों, मजदूरों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। तो जमीन पर तो मुझे कोई भी इसका असर दिखता हुआ अभी तक की घोषणा से तो नहीं लग रहा है। अच्छा,
नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक नए शब्द को उछाला है, वो है आत्मनिर्भरता। आपके लिए इस आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं? देखिए, हम आत्मनिर्भरता को अलग अलग नाम से, अलग अलग शब्दों से हम भारतवासी हमेशा से बहुत महत्व देते रहे हैं। हमने जी। स्वराज को बहुत किया है। हमारी पूरी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई थी, वो आत्मनिर्भरता की ही तो लड़ाई थी। गांधी जी का जो पूरा आंदोलन था। जी। और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी ने खुद, उनकी सरकार ने जब मेक इन इंडिया की शुरुआत की, तो वो आत्मनिर्भरता नहीं थी तो क्या थी? तो उनको तो बताना चाहिए उनकी अब की आत्मनिर्भरता और पहले की मेक इन इंडिया में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा और कौन सा फर्क है? ऐसा कौन सा नया काम कर देंगे जो उन्होंने मेक इन इंडिया में नहीं किया, जो पूरी तरह से फेल हो गया? जी। मुझे ये समझ में आता है कि आत्मनिर्भरता दरअसल कोई इसका जमीन पर असर होने वाला, या इसकी कोई योजना कोई दिखे क्रियान्वित होके, वो नहीं होने वाला है। ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। और वो कम्युनिकेशन है कि लॉकडाउन में जब हम सब आप अलग अलग तरीकों से बात करने लगे हैं कि अब तो देखो हम बिना बिना मेड के हम घर का काम करने लग गए हैं, हम बिना धोबी के अपना अपना रोज गुजारा चलाने लग गए हैं, हम अपने बाल भी खुद से काटने लग गए हैं, सब लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं लॉकडाउन में। तो ये जो हम लोगों का जो नैरेटिव है, एक आम लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं इस वक्त, उसको एक उन्होंने एक राजनीतिक दे दी है आत्मनिर्भरता के। और एक कहीं ना कहीं ये भाव देने की कोशिश है लोगों को कि ये लॉकडाउन के बाद के कारण भले ही संक्रमण को नहीं रोका, लेकिन इससे एक सफलता मिली है कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम लोग आगे और भी आत्मनिर्भर हो, क्योंकि ये उनका एजेंडा है जो उन्होंने नोटबंदी में भी किया। देखिए नोटबंदी में उन्होंने क्या किया था, और जरूरी है क्योंकि इससे आप एक डायरेक्ट एक्शन निकाल पाएंगे। तब नोटबंदी की जब घोषणा 8 नवंबर 2016 को, तो उसके 4 उद्देश्य बने। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा और जाली नोट खत्म हो जाएंगे। उस मकसद में कहीं कैशलेस इंडिया बने और कहीं किसी के हाथ में कैश नहीं था, तो मोदी जी आके कहते हैं कि नोटबंदी का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाना। मतलब कि उद्देश्य कुछ और था जो दिख गया, उसको फिर सफलता का भाव देने के लिए लोगों को लग गया। तो वही आत्मनिर्भरता के पीछे हाँ, जो कुछ होता है वही हमारी सफलता है, कहने का मतलब ये है। इस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो मेरा आखिरी इसी बात से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है अनुपम जी आपसे कि आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो सड़कों पर मजदूर घरों तक जा रहे हैं और जो बेरोजगार हैं, इस माहौल में सरकार को ऐसी कौन सी योजना लेकर आनी चाहिए जिससे फ़ायदा हो, दरअसल असल में फ़ायदा हो? अगर आप कुछ बिंदु गिना सकें तो। सच्चाई ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ की बात मोदी जी कर रहे हैं, बहुत भारी रकम है। अगर सच में 20 लाख दे रहे हो, तो जिसको वो 10% का बता रहे हैं, वैसे तो कई देशों ने तुरंत दे दिया और 10% से भी ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये 10% जीडीपी का बहुत बड़ा रकम है। इससे बहुत कुछ हो सकता है अगर सही में दे रहे हो तो। मैं आपको बता क्या क्या हो सकता है इससे, अगर ये पैसा सच में दे रहे हो तो। हो ये सकता है कि आप एक सिंपल कैलकुलेशन अगर करें, हमारी आबादी को अगर 20 लाख करोड़ दी जा रही है, तो 15,000 रुपए तो हर व्यक्ति को मिल जाएगा जी। एक बिल्कुल कैलकुलेशन है। अगर सही में, अगर इसको हम स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, तो हर व्यक्ति को 15 मिल जाएगा। अगर आप देश के 35 करोड़ अमीर लोगों को हटा दे ऊपर से, और जो बाकी बचे हैं उन 100 करोड़ में अगर इसको बांट दे, तो सबको 20-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। 5 लोगों के हर परिवार को 1-1 लाख रुपया मिल जाएगा। 1 लाख का ये तो ज्यादा है। एक तो पहला हिस्सा है कि ये हो सकता है अगर ऐसा पैसा होगा तो। दूसरी बात है जो सरकार को करना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया, जो अब भी करे हमारे, वो ये अभी के समय में लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे हमको अपने पीडीएस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कोटा का सिस्टम है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर पीडीएस बना, कभी भी बना, तो ये वो दौर है पीडीएस की सबसे ज्यादा उपयोगिता है। इस वक्त सबसे ज्यादा उपयोगिता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जो सरकार के पास गोदाम में, हम ये लगातार बात कह रहे हैं, इतना सरप्लस फूड ग्रेन है, इतना अनाज है जो पड़ा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में, उसको गरीबों में मुफ्त सरकार को बंटवाना चाहिए। उल्टा सरकार राज्य सरकारों से ये बहस करती है कि हम 20-21 रुपया 22 प्रति किलो अनाज आपको देंगे, जब उसको मुफ्त में बांटना चाहिए। एक काम जो करना, मनरेगा
और ज्यादा पैसा सरकार को इस समय, जी। वो एक तरीका है। ये वापस जो लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उनको कुछ काम मिलेगा, और मनरेगा के जरिए जो काम करवाए जा सकते हैं वो ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जिससे कि पर्यावरण का और का वाटर हार्वेस्टिंग का भी आप वाटर हार्वेस्टिंग के कई काम है जो अभी वो भी एक चिंता है आज के दौर में हमारे लिए। वो जी। कई तरह के काम हो सकते हैं। मनरेगा में फंड दिया जा सकता था, जो मजदूर वापस घर जाना चाह रहे हैं उन सबको सुरक्षित और सुगम तरीके से सबको अपने घर पहुंचाया जाए। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, ये पैसा अगर लगा दिया जाए तो। और अर्बन इम्प्रूवमेंट का किसी तरह का गारंटी बनाना चाहिए कि जो शहरों में जो मजदूर हैं या जो बेरोजगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उन सबको किसी न किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता मिले, और या नहीं तो किसी न किसी तरह का काम मिले। देखिए, ज्यादातर अमेरिका बेरोजगारी भत्ता दे रही है लोगों को, जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश में बात ही नहीं हो, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए, काम क्या कर रहे हैं। तो ये कई काम है। और इस सब के अलावा कि मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था, किसानों के जो फसल की खरीद में दिक्कत हो रही है उसको सुनिश्चित करना, इस समय पीडीएस के जरिए मुफ्त में अनाज दिलाने का काम, शहरों में जो रोजगार करना है इस वक्त उसकी बहुत जरूरत है। और इन सब के अलावा जो छोटे कारोबारी हैं और जो उद्योग के जो लोग हैं वो भी बहुत भारी संकट, उनसे भी सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई उद्योग से बहुत संवाद हो रहा है सरकार का, उनके बीच परेशान। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आप हमसे जुड़े और इस आर्थिक विषय पर आपने महत्वपूर्ण राय दी। तो दोस्तों, ये थे अनुपम जी जो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जिन्होंने इस आर्थिक पैकेज के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को आपके साथ रूबरू करवाते रहेंगे, विषयों की जो गहन जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और पास ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।